नमस्ते महाराज जी। यहाँ हम देखते हैं आगे एशिया के अंदर आ रहा है कि रंग का चिंतन के साथ कैसे संबंध है। प्रत्येक शरीर के आसपास रंग का एक आभा मंडल ऑरा होता है। उसके अनेक रंग होते हैं। हमारी आंखों के भी वह हमें आंखों को भी वह रंग नहीं दिखते। जैसे इंफ्रारेड और अल्ट्रा वायलेट कहते हैं कि वो हमको दिखते नहीं, पर वे हैं अवश्य। ऐसा एक भी जीव नहीं जिसके की आभा मंडल हो। ये जो जीव है उसका आभा मंडल होगा ही होगा। इसका स्वयं पर भी असर होता है और समीप आने पर दूसरों पर भी प्रभाव पड़ता है। इसका मतलब है कि स्वयं पर भी प्रभाव पड़ असर पड़ता है और समीप आने पर दूसरों पर भी प्रभाव पड़ता है। आप किसी व्यक्ति के पास जाकर बैठते हैं तो भीतर में परिवर्तन भासित होता है। लगता ऐसा है कि अपूर्व शांति का अनुभव हो रहा है, जिससे मन आनंदित हो उठता है। यदि किसी अन्य व्यक्ति के समीप जाकर बैठते हैं, वहां अकारण ही उदासी छा जाती है। मतलब उदासी सी छा जाती है। मन उद्विग्न हो जाता है, मन में अकारण क्षोभ और संताप उत्पन्न हो जाता है। वहां से शीघ्र हटने का भाव होता है। मतलब ये जो होता है कि उसकी कुछ किरणें ऐसी होती हैं या उनका जो वहां से विकीर्ण हो रही है, जिससे आकर्षण पैदा होता है। एक दूसरे व्यक्ति को देखकर आकर्षण पैदा होता है और एक में विकर्षण पैदा होता है। विकर्षण पैदा होता है। वो किस तरह की ऊर्जा उसकी है, वो किस तरह की ऊर्जा प्रवाहित हो रही है, इसका जो है उससे उसका फर्क पड़ता है। इसमें अपनी ऊर्जा का फर्क पड़ता है, तो सामने वाला उसकी ऊर्जा का भी। उसका ही फर्क पड़ता है। जो इसका एक एक्सपेरिमेंट जो है ना, वो रशिया में किया गया था। एक वहां की लेडी थी, नेलिया माइखलोवा। नेलिया माइखलोवा जो थी, वो क्या करती थी कि वो एक टेबल के ऊपर जैसे ग्लास पड़ा है, तो आकर्षण शक्ति से उसकी तरफ देखती रहती थी। वो ग्लास टेबल के उस सिरे से, 6 फुट की टेबल, डाइनिंग टेबल, वो ग्लास उसकी तरफ आने लग जाता। और वहां आने के बाद अगर वो चाहे तो ग्लास अपनी पुरानी जगह के ऊपर चला जाता। अपने आप। हाँ, हाँ अपनी रशिया की। उसकी उसकी आकर्षण उसकी, मतलब ये बहुत बड़ा एक्सपेरिमेंट होता ये था। ऊर्जा था। हाँ, ये ये हो सकता है, ये हो सकता है कि यूट्यूब पे अगर आप देखेंगे नाइला माइखलोवा के नाम से, हो सकता है ये पड़ा हो। मैंने देखा हुआ है बहुत पहले। तो इस बात को 10 12 साल 15 साल हो गए। हाँ। हाँ, इसमें ये जो है कि उसकी जो अट्रैक्शन थी ना, जैसा अब क्या होता था उसमें कई चीजें हमारी समझ में आई उसको देखकर, कि जिसमें वो ऐसा आकर्षण की भाव करती थी, बड़ी जल्दी काम हो जाता था कई बार, और कई बार घंटे लग जाते थे। क्योंकि जो पास पास लोग खड़े हैं, उनका भाव ये होता था, ये कर नहीं पाएगी, ये कोई तार लगा होगा, मतलब उसके बारे में उनकी नेगेटिविटी होती थी कि ये ऐसा कोई हो ही नहीं सकता। उसको बहुत जोर लगता था और उसका करीब है 5 से 7 पाउंड वजन खत्म हो जाता इतनी देर में। मतलब उसको इतना प्रयास करना पड़ता था, इतना जोर लगाना था। और कई बार क्या होता था कि जितने लोग वहां पर हैं वो सहजता से वो देखते, उनको पता है कर देगी, ये हो जाएगा, सब पॉजिटिव है। हाँ, हाँ, उसका उसका जो उस टाइम उसका वजन नहीं फर्क पड़ता। क्यों? सबकी शक्ति, सबकी भावना ये होती थी, ये कर देगी, ये कर। देखिए, एक वातावरण का भी फर्क पड़ रहा था और उसके आकर्षण और विकर्षण से भी फर्क पड़ रहा। वो ये भी पूछती थी कई बार, मैं घड़ी में कितने बजा दूं। अगर कोई कहता था कि 4 बजा दो, तो एक सुई को 4 पे और दूसरी को 12 पे कर दे। सर, दूर बैठी वो ना आंखों से कर देगी। ये शक्ति जो है ना, फिर दो साइंटिस्ट ने, उन्होंने क्या करा कि ऐसी मशीन तैयार करी जिसमें जिसमें उसकी ऊर्जा निकलती है और चीजें नहीं होती, वो उसको कैच करते थे एक मशीन। और जिसमें आकर्षण की बात होती है, ग्लास उसकी तरफ आ रहा है, वो अपनी मर्जी से कार्य कर रही है, उसकी उसकी एक अलग मशीन में कर, और दोनों मशीनों को अलग अलग कमरों में रख दिया। और कुछ नए लोगों को बुलाकर उस कमरे में लेके गए। जिस जो आकर्षण वाली शक्ति का कमरा था, जहां पर ऊर्जा का संग्रह कर लिया उसमें, वो वहां जाती उस कमरे में, जो जहां पर संग्रह वाली थी उसके ऊपर देखने लग जाती है, ये क्या मशीन है, कैसी है। उनको उनको भी आकर्षण होता था। और जो विकर्षण वाली थी, यानी कि आकर्षण का उल्टा, वहां से लोग कमरे में घुसते देखकर कुछ और बाहर की तरफ भागते थे, बाहर की तरफ भाग। तो ये सारा जो है, इसको समझने के लिए जो है, तो इसका मतलब है कि एक व्यक्ति जहां बैठता है, उसका पूरा ऑरा वहां बैठ, और वो 48 मिनट तक रहता है।
पहले जिस समय भगवान महावीर के से वर्णन था कि जहां पर जिस स्थान के ऊपर स्त्री बैठे, पुरुष उस पर 48 मिनट तक नहीं बैठे। तो लोग समझते थे कि ये दिक्यानुसी ख्याल है। जहाँ इसका वाइस वर्सा भी था, उल्टा भी था, कि ये जो है ना, ये क्या है कि स्त्री बैठी पुरुष बैठा है, क्या फर्क पड़ता है। लेकिन अब उन्होंने उसका फोटोग्राफ लेना शुरू करा। जैसा व्यक्ति बैठा है वो उठ के वहां चला जाता है, उसकी बॉडी के अकॉर्डिंग वहां पर एक छाया चित्र सा बना रहता है। वो एटमॉस्फेयर में, मतलब आकाश में विलीन होने में उसको 48 मिनट लग जाते हैं। इसका मतलब वो व्यक्ति तो वहां से उठ के चला गया, उसका प्रभाव वहां पर है, और जो वहां आकर बैठेगा उसके ऊपर इफेक्ट पड़े। तो जैसे पुरुष और स्त्री की पोलैरिटी बिल्कुल डिफरेंट है, वो इफेक्ट होता है उसके ऊपर। इसलिए ये था, निर्देश था कि वहां पर नहीं बैठे, उस स्थान के ऊपर नहीं बैठे, 48 मिनट के बाद में बैठे, या उसके ऊपर कपड़ा कुछ चेंज करके बैठ जाए, लेकिन वो वैसा नहीं बैठना चाहिए। वैसे तो उस जगह को, स्थान के अंदर जाना ही नहीं चाहिए। ये बात। इतना मानता आपका एक दिनों तो मान गया, सच्ची मान गया। धीरे धीरे देखिए, जो धर्म में ये फोटोग्राफ सही हो। हाँ, किरलन फोटोग्राफी में ये है ना कि वो तो इतनी सूक्ष्म फोटोग्राफी है कि उससे वो सारे के हाथ में, मतलब हमारी जब विचारधारा बदलती है, माँ हम बहुत आनंदित है, खुश है, तो हमारी एक अलग फिगर होगी हमारे लिए। और जैसे ही कुछ ऐसा दुखद समाचार आया, आपकी भावधारा बदली, तो वो जो आएगा ना, वो बड़ी डिस्टर्ब फिगर आए, यूनिफॉर्म नहीं होगी। यूनिफॉर्म नहीं, और पूरे शरीर के अराउंड जो है इस तरह का चेंज होता है। और हमारे शरीर के अंदर उसके हिसाब से भी सारे परिवर्तन होते हैं, कि हम किस तरह का व्यक्ति है, कैसी भावधारा है, ये सारा भी। तो इसका मतलब है कि जिस व्यक्ति के पास जाना, इसी तरह देखा गया कि ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी लंदन के अंदर, उन्होंने वहां पर एक थी लाइब्रेरी थी, उसका लेबोरेटरी। उस लेबोरेटरी में उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया कि एक अच्छी भावना वाले व्यक्ति के पास एक व्यक्ति को बिठाया, एक नॉर्मल व्यक्ति को बिठाया। उसके पहले उसके वाइट सेल चेक करे, उसके पास बैठने के बाद चेक किए, तो 1500 सेल बढ़ गए उसके। और इसी तरह ही एक बुरी भावना वाला, कोई जेल से छूटा हुआ ऐसा व्यक्ति, उसके पास उसको बिठाने से उसके 1600 सेल कम हो गए। तो हमारी हमारे अंदर का सिस्टम भी जो है, वो सारा वो भी बदलता है। हम किस व्यक्ति में, जैसे हम मंदिर में जाते हैं, स्थानक में जाते हैं, चाहे कितने भी उद्विग्न हो, लेकिन एक बार ना शांति मिलती है। कई बार कोई आपना कोई डिस्टर्ब माइंड से आता है, चिंता में होता है, यहाँ आकर बैठता है, या साधु संतों के पास आकर बैठता है, उसको थोड़ी रिलैक्सेशन महसूस होती है। वो समझता है शायद महाराज ने कुछ कर दिया। महाराज ने कुछ नहीं किया, वो स्थान का ही प्रभाव होता है कि वहां पर सारी जो है अच्छी भावनाओं वाले लोग आते हैं, तो इस कारण वहां का एटमोसफियर वैसा है, वैसा है। तो वातावरण कैसे प्रभावित करता है, व्यक्ति व्यक्ति को कैसे प्रभावित करता है। इसलिए कहा जाता है कि अपनी कंपनी जो है, हमेशा अपनी कंपनी जो है वो अच्छी रखो, क्योंकि अगर वो भी कंपनी भी ठीक नहीं होगी, तो हो सकता है उसके प्रभाव में आकर जो आपके दबे हुए दोष हैं वो बाहर आए, दबे हुए बाहर आए। दोष तो अपना ही होता है, ये भी मान लीजिए। कर्म सिद्धांत भी मान लीजिए। जो कुछ भी व्यक्ति आपको मिलेगा अच्छी बुरी भावना का, वो भी आपके कर्म सिद्धांत से मिलेगा। ऐसा नहीं है कि आप चूज करके सब बनते, कर्म सिद्धांत वो तो पक्का ही है कि उसको उस समय आपको वो अपॉर्चुनिटी मिलेगी, व्यक्ति अच्छा मिल जाएगा, सलाह अच्छी देने वाला मिल जाएगा, और आपका काम होना होगा तो आपका काम हो जाएगा। और कई बार ऐसा व्यक्ति बैठता है कि वो काम ही नहीं, काम ही नहीं। तो ये इसका प्रभाव रहता है, व्यक्तित्व का प्रभाव जो है, जो बॉडी हमारी जो है, मतलब एक तो होता है मुंह मुंह से बोल के बताना, हमारा शरीर बोल रहा होता है। ये सारा जो है ना विज्ञान उसी से होता है कि जैसा अंदर मेरी लेशिया कौन सी है। मान लिया कोई पद्म लेशिया का बैठा है, शुक्ल लेशिया का है, उस व्यक्ति का एक अपना ही प्रभाव होगा। जब हम से हाँ, उसके वो उसका वैसा होगा, उसके शरीर की स्मेल है। तो मैं तो कई बार जब इंटरव्यू लेते थे ना, इंटरव्यू हम कंपनी के अंदर, तो मैं उस जिस जहाँ व्यक्ति बैठता था मैं उसके साथ बैठ जाता था और बात करते थे हम। जैसे इंटरव्यू लेने के लिए 2-3 लोग बैठे हैं, तो मैं जाकर उसके साथ बैठता था। उसकी बॉडी की ऑर्डर स्मेल बताती थी कि ये व्यक्ति कैसा हो। काफी हद तक जजमेंट सही होती थी कि ये ज्यादा देर टिकने वाला नहीं है, ये ऐसा है। अनुभव बता। हाँ, अनुभव मतलब उसकी उसकी बॉडी की हमने क्या फीलिंग, मतलब ये इतना हमारा सेंसिटिव सिस्टम है। एक ऐसा वैद भी देखा
कि वो वैद्य देखने आया तो साध्वी जी ने मना कर दिया कि आप मुझे छू नहीं सकते, कहता मैं नब्ज। तो फिर उन्होंने कहा ये वैद्य नब्ज कैसे देखेगा महाराज? कहती भाई मुझे मुझे ये नब्ज नहीं पकड़ सकता मेरे, अब जो इलाज करना करे, नहीं करना तो ना। उसने कहा साध्वी जी आप शांत होकर बैठ जाओ। और आप, थोड़ी देर वो बैठी रही, वो वैद्य भी उनके सामने बैठा रहा। वैद्य ने अपनी नब्ज देखकर उनका इलाज कर। इसको इसको समझना है कि हम कैसे प्रभावित होते हैं। उसको उतना सूक्ष्म होना पड़ता है, उसमें उतना सूक्ष्म, तो वो बहुत अच्छा वैद्य था कि उसने अपनी नब्ज से उसको उसका उसका बता दिया कि ठीक है आप मत, आप शांत होकर बस बैठिए, शांत बैठिए। और उसको ज्यादा समय लगा, थोड़ी देर बैठा 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 उसने करके, और फिर उसके बाद अपनी नब्ज को हाथ लगाकर जो उसके में परिवर्तन आया उस महाराज के कारण, उसने उस परिवर्तन को डायग्नोज कर, उस परिवर्तन को, उसका evaluate करने हाँ, का उसका इवेल्युएट करने का तरीका, पर उसमें मेहनत ज्यादा होती है। उसको कितना अंदर चिंतन करके गहराई में जाना पड़ा। लेकिन उसमें उसने ऐसी साधना की हुई थी कि वो अपने अंदर का उस चीज को महसूस कर सकता है, ये वेरिएशन कि मेरे अंदर, क्योंकि जैसे है तो जो है वात पित्त कफ, तीनों की अलग अलग वाइब्रेशन है। तो नाड़ी को जब पकड़ते हैं तो उसकी उसकी प्लेसमेंट से उसको पता चल जाता। लेकिन जो उसकी नॉर्मल थी वो तो उसको पता थी, और उसने नॉर्मल पहले चेक कर ली। अब उनके उनके ऑरा में, वहां पर उनके नजदीक बैठे हुए, उसने धीरे धीरे देखा कि मेरे में क्या परिवर्तन आया। जो परिवर्तन आया उसके हिसाब से उसने उनका इलाज कर दिया। इलाज शुरू करा, उसके बाद वो ठीक हो गई। तो ये एक समझने का बात है कि किसी, मतलब यदि किसी अन्य व्यक्ति के समीप जाकर बैठते हैं, वहां अकारण उदासी सी छा जाती है, मन उद्विग्न हो जाता है, मतलब दुखी है। जब ऐसे कैमरे भी बन गए कि जैसे बताया था कि एक लड़की जो है, उनका उसका पेट जो था तोता, वो उसकी मृत्यु हो गई, वो बड़ी उदास बैठी थी, उसकी फोटो ली गई, तो उसकी फोटो के साथ तोते की फोटो भी आ गई। ये बड़ी अजीब बात थी। ये फ्रांस का ये था साइंटिस्ट, वर्डुक नाम था इसका। और उसने देखा, और एक ऐसी स्त्री विलाप कर रही थी, उसकी फोटो ली तो उसके बच्चे का शरीर पड़ा हुआ पास में, मतलब उसके भावों में जो हो रहा था, वहां तक का चित्रण जो है हो रहा। अब ये जो अगली साइंस जो आएगी ना, उसमें हमारे भावों से खेल होगा। यानी लिफ्ट में जाएंगे ना, तो लिफ्ट में बटन नहीं होगा कि आपने चौथी मंजिल जाना कि तीसरी मंजिल जाना। तो आप लिफ्ट में जाते ही भाव करेंगे कि मुझे चौथी मंजिल जाना है, लिफ्ट चौथी मंजिल जाके रुक जाए। हाँ, 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 ये एक्सपेरिमेंट हो रहे हैं। ये उस पर बड़ा काम हुआ है। इसमें बहुत काम हो रहा है कि भाव, देखिए भाव कितने इफेक्टिव हैं। और हम भावों को समझते क्या है? हम भावों को, हम बड़ी स्थूल दुनिया में जी। तो उतना होगा। लेकिन अगर उसकी शुभ, मतलब प्रशस्त लेशियाएं हैं, तो वो उसका रंग जो है Brightness of लाल से, ब्राइटनेस होगी और आगे होगी। तो ये सारा जो है ना, मतलब अच्छा, आज आजकल ऑरा भी चेक करते हैं। ऑरा भी चेक करते हैं, वो कॉपर की दो रॉड होती हैं, उसको ऐसा करके साथ में दोनों जोड़ के, एंगुलर होती है, ऐसे जाकर ऐसे लंबी, ऐसे लंबी, और ऐसे पकड़ लेते हैं वहां से दोनों को। वो व्यक्ति व्यक्ति दूर से आता है, मान लिया 50 फुट से आता है, वो उस पर कुछ प्रभाव नहीं पड़ता, वो कॉपर की रॉड पे। और जैसे जैसे नजदीक आता है, ये जो व्यक्ति दूसरे ने हाथ में पकड़ी है, उसकी ये रॉड खुलने लग जाती है, ऐसे ऐसे खुलने लगती है, और बिल्कुल ऐसे भी हो जाती है। जब ऐसे खुलती है ना, तो वो जब यहाँ से वो स्टार्ट होता है खुलना, उसमें उसमें हरकत आती है कॉपर रॉड में, वो वहां से उसका डिस्टेंस मेजर कर लेता है कि तेरा ऑरा यहाँ तक। इसका मतलब हर एक व्यक्ति का ऑरा जो है, वो उसका इफेक्ट करता है कितनी दूर। और जितना नजदीक आ जाओगे वो तो प्रभाव करेगा ही, बट दूर तक भी इफेक्ट करता है। ये डिपेंड करता है कि वो कितना शुद्ध है, अंदर कैसे विचार है, और कितना स्ट्रांग उसका हो रहा है कि वो उसको
यानी कि ये देखा गया है कि 20-20, 25-30, 30 फुट तक और जाता है। 30 फुट तो आपका भी था। हाँ आपका भी था 30 फुट। हाँ 30 फुट तो था। गुरुदेव का 35 फुट था। हाँ, गुरुदेव का 35, हमने मेजर कराया था, उनका गुरुदेव का 35 फुट, मेरा 30 फुट। मेरा भी ऐसे देखा। तो ये जो है ना, ये इससे पता चलता है कि वो फील्ड हमारी जो है ना इतनी प्रभावित करती है कि जहाँ बैठे हो, अब उसके साथ जो बैठा व्यक्ति है उसका प्रभाव है। ये भी हमने देखा कि जो लाइव क्लास अटेंड करते हैं उस पे इफेक्ट क्या है, जो रिकॉर्डेड सुनते हैं उसके इफेक्ट क्या है, दोनों में फर्क है। क्योंकि जो जो ऊर्जा उसमें है, जो लाइव में अटेंड करता है, अटेंड कर रही जो यहाँ अटेंड करता है लाइव में, और पूरा फेस पूरा सारा देखते हैं, जो पूरी वाइब्रेशन से कर रहा है, उसका इफेक्ट अलग है। और जो रिकॉर्डेड यूट्यूब पे पड़ी वो देखता है, उसका इफेक्ट अलग है। वो क्वाइट नेचुरल है, समझ में आता है। एक तो वो 8 स्पर्शी हो जाता है, और ये जो यहाँ तक जो वचन है ये 4 स्पर्शी होते हैं, 4 स्पर्शी होते हैं। तो मतलब इसको अपना समझना है कि हम कितना खुद भी प्रभावित हो रहे हैं, दूसरों से भी प्रभावित हो रहे हैं। जो चीजें पड़ी हैं ज्यादा, अगर आपके कमरे में ज्यादा लोहे के सामान, ये सारी चीजें पड़ी हो, या घर होते थे, घर में ज्यादा बनाने में लोहा है, लेंटर है, ये सारे हैं, उसका आप पे प्रभाव है। दिल्ली के बाहर है, उसके पूरे डोम में, पूरे स्ट्रक्चर के अंदर लोहा नहीं डाला। ये इसके लिए स्पेशल L&T एक कंपनी है जो कि पूरे ऐसे मंदिर बनाती है जिसमें कि कोई जो है लोहा नहीं डाला है स्ट्रक्चर। ताजमहल बना, ताजमहल का डोम है सारा, ताजमहल का, उसमें किसी लोहा थोड़ी है। वो तो संगमरमर की ईंटें बना बना के उसमें चिनी हुई है, और कैसे गोल इतना बड़ा बना। इतनी हाइट है ताजमहल की, कुतुब मीनार से ऊंचा है ताजमहल, चौड़ा होने के कारण नहीं लग रहा। तो ये हाइट तक जाने के लिए, और उसमें कहीं लोहा नहीं डाला। अच्छा, उसके लिए कहते हैं कि वो पिरामिड बनाई है ध्यान साधना करने की। तो पिरामिड के लिए भी आता है कि ऊर्जा जो है आपकी वैसे सीधी कैसे ग्रहण कर सकते हो ऊपर से। तो कॉपर की रॉड से बने, या किसी रॉड से ऐसा बनाया जाए, और बीच में शीट लगाकर, और उसमें ट्रायंगुलर ऐसा है तो आपको ऊर्जा ग्रहण ज्यादा हो। अगर इस शेप के अंदर, त्रिभुज के शेप के अंदर जो है वो उससे, तो ये सारा क्या है कि ऊर्जा को ग्रहण करने का, जितने हमारे फीचर्स होते हैं, देखिए, जितने शार्प होते हैं उससे ऊर्जा बहुत ज्यादा निकलती है। नाक के सर्दी ठंड के अंदर ना, नाक का ये कोना बहुत ठंडा हो जाता है क्योंकि ये शार्प है यहाँ पर। कान के हिस्से ये ज्यादा ठंडे होते हैं बाहर की तरफ होता है। बाकी ठंड तो सारी जगह लग रही होती है, लेकिन यहाँ से हीट हमारी ज्यादा निकल रही है तो ठंड में ज्यादा महसूस हो रही है यहाँ पे। तो ये सारा शरीर की बनावट में, देखने में, ऊर्जा में, सारी चीजों का इतना इफेक्ट है जो है। और क्योंकि वो ऑरा भी उसी शेप में है जैसा व्यक्ति, व्यक्ति ऐसा, जैसी भावधारा हो रही है उसके हिसाब से भी बदल रही। भावधारा से उसकी लेशिया के रंग बदल रहे। तो हम जो है प्रभावित उससे हो रहे हैं। वो प्रभाव देखने के लिए जो भावधारा अलग है, उस भावधारा का जो वर्ण है वो हमें प्रभावित कर, वो। अब केवली को तो नजर आता है, अब उतनी सूक्ष्मता से हम नहीं देख पाते, तो केवली को छद्मस नहीं देख पाता, बट केवली को तो दिखाई देता है। इसलिए ये लेशों के बारे में उन्हीं का ज्ञान है, केवलियों का ज्ञान है जो हम बताया जाता है। ये सब क्यों होता है, इसका कारण है व्यक्ति व्यक्ति का आभा मंडल अभय वलय। जिसका आभा मंडल विकृत कृष्ण वर्णों के पुतलों से निर्मित हो, उस व्यक्ति के समीप जाने से अकारण चिंता उदासी छा जाती है, मन विकृतता से भर जाता है, जिससे ईर्ष्या द्वेष बुरे विचार आने लगते हैं। इससे स्पष्ट है कि रंग हमें प्रभावित करते हैं। अप्रशस्त और प्रशस्त लेशियों में जीने का व्यक्ति स्वयं उत्तरदायी है। वातावरण में चारों ओर पौद्गलिक वर्ण गंध रस पर सब व्याप्त हैं। ये प्रशस्त भी है और अप्रशस्त भी है, अर्थात शुभ भी है अशुभ भी है। ये व्यक्ति पर निर्भर करता है कि वह किस तरह के परमाणु ग्रहण करता है, कैसा रंग पसंद करता है, अपना कैसा व्यक्तित्व का निर्माण करना चाहता है, उसकी लाइकिंग भी वैसी हो जाती है। अब इतनी वैरायटी के कलर होते हैं, अब बहनें जाती हैं साड़ी खरीदने जा रही है, उसकी दुकान के ऊपर वो एक कौन से रंग की लेनी है वो डिसाइड किया होता है, मन में थोड़ा बहुत है, लेकिन उसमें एक विशेष शेड के लिए उसकी ना, मतलब उसको 1 घंटे का परिश्रम करा देती है और फिर छोड़ के चली जाती हैं कि ये वो शेड नहीं जो हमें चाहिए। तो ये क्या है,
मतलब उसकी लाइकिंग है और उसकी कितना है, और कुछ है कुछ को फर्क ही नहीं पड़ता। और सबसे कंफर्ट रहती है, सफेद पहनना शुरू कर दो, कोई चक्कर ही नहीं, कोई चक्कर ही नहीं रहेगा। हाँ, यद्यपि सैद्धांतिक स्तर पर एशिया के द्रव्य पौद्गलिक एवं भाव चैतसिक यानी कि चेतना के द्वारा चेतित दोनों पक्षों का सूक्ष्म व गहन विश्लेषण उपलब्ध है, किंतु रंगों के मनोविज्ञान के साथ नेशिया की प्रस्तुति इस बात को स्पष्टता देती है, रंग मनोदिशा को किस तरह से प्रभावित करता है और व्यक्ति के रूपांतरण और चिकित्सा में किस प्रकार सशक्त भूमिका निभाता है। मतलब व्यक्ति का चिकित्सा हो रही है, कलर थेरेपी जो है ना, कलर थेरेपी है कि हरे रंग की बोतल में रखा हुआ धूप में पानी आप इतना इतना पिएंगे दिन में तो आपको ये प्रभाव करेगा, नीले रंग की बोतल होगी तो ये प्रभाव करेगा। रंगों का प्रभाव पूरा, रंगों का प्रभाव, रंग का जीव जीव पे भी प्रभाव है। बैंगनी रंग जो होता है ना, आपने देखा होगा लोगों के घरों के पास बैंगनी रंग की बोतल होती है या पानी उसमें बैंगनी रंग का डाला होता है, वो इसलिए होता है कि कुत्ता इधर ना आए, कुत्ता इधर नहीं आए। वो सारे रंगों में से मतलब साइंस ने निकाला कि ये उनको जो है ना इससे थोड़ी विकर्षण होता है कुत्ते को। तो उनके घर के आसपास हुआ ना, उनके लॉन में उसमें वो बॉटल रखी देखी होंगी कभी, वो बॉटल रखी होती है। हाँ, उससे क्या होता है कि वो कुत्ता नहीं है। अच्छा, ये गिलहरी है, गिलहरी को ब्लैक एंड व्हाइट ही दिखता है, उसको सारे रंग नहीं दिखते। हर एक जीव के अपने अपने हैं, किसी को 4 रंग दिखते हैं, 3 दिखते हैं, उसी हिसाब से तो गिलहरी को उसको ब्लैक एंड व्हाइट ही दिखता है। तो हमें एक्चुअल में हमें तो बहुत कुछ मिला हुआ है, सब जीवों को सभी नहीं मिला हुआ इस तरह का। तो स्पष्टता देती है कि रंग मनोदिशाओं को किस तरह प्रभावित करता है और व्यक्ति के रूपांतरण व चिकित्सा में किस प्रकार सशक्त भूमिका निभाता है। रंगों के आधार पर मनुष्य की जाति, गुण, स्वभाव, रुचि और आदर्श आदि की व्याख्या करने की परंपरा सदा से रही है। शरीर शास्त्रियों एवं मनोवैज्ञानिकों के सम्मिलित निष्कर्ष ये सिद्ध करते हैं कि रंग चेतना के सभी स्तरों को प्रभावित करता है। जो रंग है वो प्रभावित करता है। और मतलब एक व्यक्ति ने कपड़े पहने हुए भड़कीले रंग वाले हैं, उसका एक अलग रंग है। एक ने बहुत सॉफ्ट रंग पहने हुए हैं, बड़े साफ रंग हैं, एक ने बिल्कुल सफेद पहने हैं, उसका सबका प्रभाव पड़ता है। ये आपके जो अंगूठियों के बताए जाते हैं स्टोन्स, ये क्या है, नग जो बताया जाता है, ये सारे उस कलर उसी कलर के हिसाब से ही है। ये तेरा ये है तो टोपाज पीला रंग है तो पहन ले, रूबी पहन ले लाल के कारण, ग्रीन है तो पन्ना की पहन लो। ये भी सब कलर के साथ है कि इसके पहनने से इफेक्ट है, ये कलर का इफेक्ट है। पर ये सारा इम्पैक्ट जो है ना, तब भी ये समझो कि कर्म सिद्धांत एक तरफ, कर्म सिद्धांत एक तरफ है। अगर आपका होना है, आपको वैसी अंगूठी बन जाएगी, आपको पहनने का भाव भी होगा तो ठीक भी हो जाएगा। नहीं होना है, अंगूठी खो गई, उसकी उसकी दिल नहीं करा के लगाने के लिए, सब ने सुन भी लिया, बनवाई नहीं, वो इस तरह उसका परिवर्तन हो। तो ये मतलब बेसिक तो ये समझो कर्म सिद्धांत है, मेन चीज कर्म सिद्धांत, उससे हटना नहीं है। रंग की विद्युत चुंबकीय ऊर्जा यानी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी किसी अज्ञात रूप में पिट्यूटरी ग्लैंड, पिनियल ग्रंथियों तथा मस्तिष्क की गहराई में विद्यमान हाइपोथैलेमस तक प्रभावित करता है। मतलब हमारे यहाँ हाइपोथैलेमस के तो अंदर जो होता है, जैसे आज्ञा चक्र है ना, आज्ञा चक्र से अंदर पिनियल ग्लैंड है, उसके ऊपर जो है ना जो मस्तिष्क होता है, उसके अंदर एक सेंटर में तंत्र है हाइपोथैलेमस, जो हमारी बॉडी का पूरा पानी टेम्परेचर को कंट्रोल करता है, होता है। वो भी असेस कर रहा है कि इस शरीर के अंदर कितना पानी है, ज्यादा पानी, मौसम कितना है। तो एक व्यक्ति देखोगे कि जैसे मौसम ठंडा हो गया तो उसको पानी की, उसको पता है शरीर की ज्यादा जरूरत नहीं है, तो उसका यूरिन ज्यादा है। गर्मी बाहर ज्यादा होगी, यूरिन कम है, उससे पानी रिटेन किया हुआ है, तो बाहर एटमोसफियर है शरीर को मेंटेन करने के लिए। मतलब तो कितना, मतलब डायरेक्ट कंट्रोल है उसका कि शरीर में कितना पानी होना चाहिए, कितना छोड़ना है। और जब कम हो जाए, बहुत उस लेवल तक आ जाए तो आपको प्यास लगेगी, प्यास लगेगी तो आप पानी डालोगे, उसमें डालो। तो वो सारा कंट्रोल हो रहा है। और इतने सूक्ष्म ये जो है ज्ञान है, ये इसको कहते हैं डक्टलेस ग्लैंड। हाँ, ब्लड ग्लैंड मतलब नाड़ी विहीन ग्रंथियां, नाड़ी, इसको किसी से कनेक्शन नहीं है, कनेक्शन नहीं है। तो ये सारी एक अलग है, इसी के कारण हमारा सारा टेम्परामेंट चलता है। और सबके, और वो रंगों से भी प्रभावित होते हैं। तो ये बताया गया है, ये जो है अज्ञात रूप से पिट्यूटरी ग्लैंड, पिनियल ग्रंथि मस्तिष्क की गहराई में विद्यमान हाइपोथैलेमस तक को प्रभावित करती हैं।
वास्तव में रंग हमारे मन, विचार, भाव और आचरण पर प्रभाव डालते हैं, प्रभाव डालते हैं। वैज्ञानिकों ने प्रयोगों द्वारा सिद्ध कर दिया है कि पेड़ पौधे इतने संवेदनशील होते हैं कि उनके आसपास आने वाले व्यक्ति के अच्छे बुरे भावों से वो सिकुड़ते फैलते हैं। एक केंद्रीय जीव जो है वनस्पति का, वो इतना सेंसिटिव है कि ये व्यक्ति किस लिए एशिया का। आजकल विदेशों के अंदर जो सिक्योरिटी है, वो सिक्योरिटी में जहां से लोग आते हैं, बड़े लोगों की फंक्शन या पार्टी के अंदर, प्रेसिडेंट है किसी कंट्री की, या किंग है या क्वीन है, उसके फंक्शन में जब लोग आते हैं लेवल में, तो साइडों में गमले लगे होते हैं और उसमें कॉरिडोर होता है कि एक ही व्यक्ति, लास्ट में पैसे छोटा होता है, जब मेन हॉल में जा रहा है तो छोटा पैसा, वहां से उन पौधों से तारे लगाकर कंट्रोल रूम में व्यक्ति बैठे और उनके स्क्रीन कैमरे से स्क्रीन में कि ये व्यक्ति क्या, ये व्यक्ति क्या, वो मशीन आइडेंटिफाई करती है और साथ में उसका सिग्नल आता है कि इसकी बॉडी का क्या हिसाब किताब, उससे उसका फील आता है। फिर उसमें वो सिलेक्ट कर लेते हैं कि 10-15 लोग ऐसे आए हैं जो गड़बड़ कर सकते हैं, पॉसिबिलिटी। फिर उनके पास टीम होती है, वो हर एक एक जिसको आइडेंटिफाई करा, उसके आसपास वो रिवॉल्वर वाले व्यक्ति या कुछ करने वाले, उसको बस वो घूमता रहता है उसके साथ, उसको एक ने एक एक को पकड़ लिया और उस पर पूरा ध्यान रखता है और पूरी सिक्योरिटी, कोई चांस नहीं होने देता। उनको रोका भी नहीं जा सकता, लेकिन ऐसे व्यक्ति हैं, लेकिन उसके ऊपर पूरा कंट्रोल भी होता है, ये पूरा कंट्रोल होता है। ये आजकल वो पौधों से ले रहे हैं। ऐसे कारण है, पौधे ने हत्यारे भी थोड़ा सा हाँ है पौधे 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 से हत्यारे। क्या करता है कि पेड़ों हाँ, की पौधे ने तो ये सारी चीजें जो है ना, ये मतलब उन उन केंद्रीय जीवों में भी उतना सेंसिटिविटी लेवल है, सेंसिटिव। जैसे हम अपना डीएनए कहते हैं, तो हर पेड़ के पौधे का डीएनए है, तो पत्ता बाहर आ जाए, उस पेड़ की ये किस पेड़ का है ये भी डिटेक्ट हो जाता है। DNA इतना प्रभाव रहता है उनसे, वो बहुत सेंसिटिव है ये चीजें। अब उनकी इंद्रियां कम है, मतलब जो है उसका तो एक इंद्रिय स्पर्शन इंद्रिय, बट वो सारा जीवन का अपना काम तो सारा ही करते हैं, सारी करते हैं। तो वैज्ञानिकों ने प्रयोगों द्वारा सिद्ध कर दिया है कि पेड़ पौधे इतने संवेदनशील होते हैं कि उनके आसपास आने वाले व्यक्ति अच्छे बुरे भावों में वो सिकुड़ते और फैलते हैं, यानी उनके अंदर भी इफेक्ट आता है, वाइब्रेशन आती है कि ये व्यक्ति अच्छा है, ये खराब, उसका वो जजमेंट करते हैं। एक मैंने एक्सपेरिमेंट बताया था कि एक जगह पर 6 व्यक्तियों को पर्चियां दी गई, उस पर कुछ लिखा था और 2 गमले रखे गए कमरे के अंदर, और एक पर्ची में था कि जैसा लिखा जाए वैसा करे, जिसकी खाली पर्ची हो वो कुछ ना करे। तो एक की पर्ची में लिखा था 6 आदमियों में से, अब किसी को नहीं पता था, वो पर्चियां रख दी, किसने उठाई किसके हाथ में गई, एक पर्ची पे था कि अंदर जाकर एक गमले के अंदर आप उसको उठाकर गमला फोड़ देना, वो पौधा जो लगा वो गमला फोड़ देना, आपने उठाकर फेंक देना है, और ये उसको बताया गया। अब एक एक गया अंदर, सब तो वो खाली पर्ची उठाई और निकला एक खाली पर्ची, और ये जो छठ इसने करा, इसने उठाकर गमला फोड़ दिया। अब इसके बाद वो सारे आ गए, अब फिर लोग भेजे गए, अब एक गमला वहां पड़ा था, ये कंपनी वो कंपनी, उसने उसने एक व्यक्ति जाता था वो शांत, दूसरा जाता, जिसने गिराया था वो व्यक्ति गया, तब हुआ। फिर उन्होंने उस गमले को उठाकर एक अलग कमरे में रख दिया और एक कमरे में गमला रखा और उसने फोड़ दिया। अब उसने देखा कि चलो, कहते हैं ना कि शायद पौधे को भी दिखाई दे गया कि मेरे साथी का गमला, तो उसको उसको नहीं पता कि नेक्स्ट वाले कमरे में क्या हुआ है। अब वो जो उसमें एक एक आदमी भेजा गया, जिसने इस कमरे में फोड़ा था, उस कमरे वाला पौधा डिस्टर्ब। तो ये मतलब कितनी सेंसिटिविटी है उनकी। एक साइंटिस्ट ने ये सोचा कि मैं इस पौधे को अगर जला दूं तो मुझे पता चलेगा कि इसका एक्चुअल वेट क्या है, इसमें पानी कितना है, ये भाव आया उसका, वो डिस्टर्ब होने लगा पौधा। फिर उसने सोचा इसको जलाने के लिए माचिस चाहिए, वो माचिस लेने गया, माचिस लेके जब आया, माचिस उठा रहा, फिर उसको आया जलाने की क्या जरूरत है, आप बदल के भाव बदल गए। अब वो वापस आया तो वो शांत है, वो पौधा शांत है, शांत। मतलब हमारे अंदर जो भावधारा चल रही है, वो वनस्पति का जीव, एक केंद्रीय जीव, वो रीड कर रहा है। जिस घर में पौधे लगे होते हैं उस घर के जीव ने जाना होता है, किसी एक की डेथ होनी है, किसी ने जाना है, वो पौधे इफेक्टेड होते हैं। जैसे कुत्ते बिल्ली के बारे में तो पता है लोगों को कि भी घर में कुत्ता ऐसी आवाज करने लग जाता है या वैसा है, बट पौधा भी जो इफेक्टेड होता है बहुत सेंसिटिव। अब देखिए कि वो स्पर्शनेंद्रिय सिर्फ होते हुए भी कितना सेंसिटिव है।
करुणा होती है उसके अंदर, मतलब हर चीज है उसके अंदर, सारी संज्ञाएं हैं, दसों की दसों संज्ञाएं पौधों में। ये हमने जाना था संज्ञा का जब किया था। तो ये इसका मतलब है कि ऐसा प्रतीत होता है कि सारा लोग भावना द्वारा संचालित है। कोई इंटेंट करता है, निदान करता है, किसी ने करा है, अब उसका खेल वैसा का वैसे ही हो जाता है। इसका मतलब वो भावना द्वारा ही संचालित हुआ ना सारा। जब कोई ऊपर करता हरता धरता कोई है ही नहीं है, अब मैं जो विचारधारा कर रहा हूँ उसके अनुसार मेरा भविष्यगत बन रहा है। कि एक वो स्त्री सोच रही है, सुकुमालिका सोच रही है कि मेरे भी ऐसे 5 पति हो तो कितना अच्छा है, या 5 पुरुष मेरे साथ हो। ये भाव किया है। और कहाँ वो भाव के अंदर आकर वो 5 पांडव मिल गए उसको। भाव प्रसारित किया, किसी को लिखकर ऑर्डर थोड़ी दिया था कि भाई ऐसा ऐसा है। नहीं, भाव यही आया उसका। तप करते मतलब जो तप किया था, तप करते हुए कि मेरे तप का कोई हो तो मुझे भी ऐसा अवसर आए। मेरी मेरी 2 बार शादी हुई लेकिन कोई भी पति मेरे साथ नहीं रह पाया। तो ये बात को देखकर सुकमालिका ने किया तो 5। इसलिए कहते हैं कि मुक्ति के लिए भावों का नियंत्रण करना बहुत जरूरी है। हम भावों से किधर के किधर चले जाते हैं, करते कुछ नहीं है चाहे, लेकिन भाव धारा के अंदर वो कहाँ पहुंच जाते हैं। और उतने में कर्म बंद हो जाते हैं, कर्म तो भावों से ही बन जाते हैं। तो कहते हैं कि मुक्ति के लिए भावों को नियंत्रित करना पड़ेगा। ये एक विषय है हमारा, ऐसा किया हुआ है कि भावों को संभालो अपने। जितना हम हमारे अंदर उछाल आता है, रिएक्शन आती है, मतलब हम भाव धारा से कितना कर्म बांधते हैं। भावों को संभाल, मुझे क्या लेना देना। अगर ये दिमाग में नहीं होगा कि सब कुछ व्यवस्थित है, कर्म सिद्धांत से है, और निमित्त कुछ करता नहीं, निमित्त निर्दोष है, कार्य निमित्त से नहीं होता, कार्य होता है मेरे उपादान से। मेरे उपादान से। वो निमित्त मात्र है, उसको निर्दोष ही मानना है। तो बाहर जो सारी है वो तो निमित्ताधीन दृष्टि है। इसने ये कर दिया, उसने वो कर दिया, इसने ये कर दिया। तो वो अगर निमित्ताधीन दृष्टि हट जाए तो उसके बाद में क्या है। तो तभी कहा गया ना, भगवान ने कहा कि द्रव्य पे ध्यान रखो, द्रव्यार्थिकने से देखो, पर्याय दृष्टि मत रखो। बाहर परिवर्तन पर्यायों में हो रहा है, पर्याय में तो हो रहा है। ये व्यक्ति अभी तक अच्छा था, आज खराब हो गया। बेटा है, बेटे ने आज ये कह दिया माता को, माता पिता को, वो डिस्टर्ब हो गए, ऐसा लगा। तो ये सारा क्या है कि वो निमित्त आ रहे हैं आपका कर्म उदय में। जब तक ये बात समझ में नहीं आएगी तब तक हमारी रिएक्शन हमारे खत्म नहीं होगी। और प्रतिक्रिया खत्म क्यों नहीं होनी चाहिए। जब सारी दुनिया पराई लगे, हाँ, देखिए हम करते हैं कि हम उनकी ये अपना है, ये खराब है, इसके साथ दुख हो गया ये। अरे कोई भी साथ अपना कुछ भी नहीं है। बस उसमें आप उतने न्यूट्रल जितने रहोगे, जितना रिएक्शन कम करोगे। तुलनात्मक चीजें, शुरुआत तो तुलना से होती है कि आप ऐसे चाहते हैं, कर वो ऐसे रहा, ये कैसे कर रहा है, कैसे खराब कर रहा है। तो भाव आ गया ना। और अगर ज्यादा हुआ तो आप बोल भी दोगे, कह भी दोगे। ये हम फजूल में फंस रहे हैं। कुछ भी अपना अपना समय जा रहा है, अपनी वाणी जा रही है, अपने योग जा रहे हैं। मुझे क्या लेना देना। ये बाहर पर है, ये सारा खेल चल रहा है बाहर जो है। मुझे मुझे मेरा सारा क्या है कि तू तो अपने अपने अंदर बैठ, तेरा वही काम चालू हो जाए। जितनी दृष्टि बाहर है, ये हमने ये ऑटो सजेशन देकर, ये इतना आसान नहीं है, इसको बहुत पक्का करना है कि मेरी दृष्टि जो है ना, मैं बाहरों बाहर से क्यों आता हूँ। ये बेटा ऐसा कर रहा है, ये ऐसा कर रहा है, जैसे हम पराया समझते हैं। पड़ोसी के यहाँ पूछ रहा, चल अपने को क्या लेना। ये सारे पराये हैं। अगर ये समझ में आने लग जाए, और घर में रहते हुए आप ये समझो कि मुझे किसी को कहना है तो एक बार कहना कि भाई ये ऐसा होना चाहिए, ऐसा ही, फिर उसकी मर्जी हो, क्योंकि एक्चुअल में होना तो वही है जो व्यवस्थित गढ़ है। आपने एक बार कह दिया बस। आग्रह नहीं, कदाग्रह, हटाग्रह, मताग्रह कुछ नहीं करना। सिर्फ वो भी अपने परिवार में, अपने लोगों में, कि ये ऐसे होना चाहिए, बाकी तुम्हारी जैसे इच्छा करो। ये जो फीलिंग लाएगा ना, ये आपको गैप आपका बढ़ाता जाएगा। और फिर उनको छोड़ने के अंदर दिक्कत नहीं आई। जब तक मैं मेरेपन का जो है ना, पहले मैं हटे, फिर मेरे हटे, फिर कर्ता भाव हटे, और फिर भोक्ता भाव हटे। ये 4 के बिना आत्मा जो है निवृत्त नहीं हो सकती। जब तक अहमत्व बुद्धि नहीं जाएगी, स्वामित्व बुद्धि नहीं जाएगी। ये सारा खेल जो है हम क्रियाओं में उतना नहीं करते जितनी भावों से कर लेते। भाव तो लगातार चलते ही रहते हैं। जब बादल आते हैं तब टिड्डी तेज बोलने लगती है।
बादलों से पता चल जाता कि टिड्डी जो है तेज बोलने लगती है, बादल को देख मयूर नृत्य करने लगता है, पक्षी अपना घोंसला सुरक्षित स्थान पर बनाने का प्रयत्न करने लगते हैं। ये सारा प्रयत्न भावना स्तर पर संभव है। भावों और पुद्गलों का, भावों और रंगों का ये अनन्य आश्रित संबंध जीवन की व्याख्या के लिए महत्वपूर्ण है। भावों का और पुद्गलों का, भावों का और रंगों का, तो ये रंग भी पुद्गल के बेस पे आएंगे ना। भावों और रंगों का ये अनन्य आश्रित, एक दूसरे पे आश्रित होते हुए संबंध जीवन की व्याख्या के लिए महत्वपूर्ण है, विकास के लिए भी महत्वपूर्ण है। भाव चिकित्सा के क्षेत्र में रंगों को बदलकर भावों को बदलने का प्रयत्न किया जाता है। भाव इसमें भाव चिकित्सा, ऑरा को मॉडिफाई किया जाता है। ऐसे भी लोग हैं जैसे कंधा दर्द कर रहा है तो वो यहाँ हाथ लाएंगे और ऐसे करेंगे, ऐसे करेंगे, 5-7 मिनट तक ऐसे करते रहेंगे और फिर कहेंगे कि अब महसूस करो कि कैसे। तो ये क्या है कि जैसे अब रेकी दे, रेकी देना क्या है, वो भी हाथों से ही है ना, हाथों से, दूर से ही। आप दूर से भी रेकी दे सकते हो, किसी को डिस्टेंस रेकी दे सकते हो। हाँ रेकी, क्योंकि आपकी भावधारा वहां तक जा रही है, उस व्यक्ति का नाम लेकर उसको रेकी दे सकते। सारी रेकी की जो साइंस है, चाहे वो जापान से शुरू हुई है ये चिकित्सा, रेकी रेकी की जो है वो सारी भावों पे है। आप भावों से प्रसारित करके किसी को कर सकते हो। भाव चिकित्सा के क्षेत्र में ऐसा भी सिस्टम है कि किसी व्यक्ति को बीमारी हो जाती है तो पूना के पास 40 गांव है, वहां पर एक थी डॉक्टर शामिल जी, शामिल जी, वो उसके पास कुछ नेटवर्क में जुड़ा हुआ है। मतलब उसमें 50-100 लोग हैं उनके जो ट्रैकिंग के एक्सपर्ट। तो जिस समय किसी को प्रॉब्लम होती है उसमें को करके जो उनके क्लोज होता है फोन करता है कि ऐसे ऐसे प्रॉब्लम हो रही है, तो वो फिर टाइम देते हैं कि आज रात को 8 बजे, फिर सबको मैसेज देते हैं कि सब रेकी देंगे, उस जीप को रेकी देंगे, उस जीप को। ये उन्हीं नहीं बताया था। तो उनसे जब रेकी सीखी थी तो वो ऐसे करके वो सारे रेकी देंगे और कहते हैं उसका इफेक्ट होता है। एक जने के भाव का भी होता है और 100 रेकी मास्टर वहां से देते हैं जब, तो उसका भी इफेक्ट होता है, उसका इफेक्ट बहुत ज्यादा होता है। टाइमिंग बड़ी सेट होती है, उस टाइम पे सारे बैठकर देखते हैं। तो भाव चिकित्सा के क्षेत्र में रंगों को बदलकर भावों को बदलने का प्रयत्न किया जाता है। मन और शरीर की स्वस्थता इससे स्वतः ही प्राप्त होती है। लेश्या ध्यान यानी रंग ध्यान इसी प्रक्रिया का समाज। ध्यान भी कराया जाता है रंगों से। नवकार मंत्र के 5 रंगों के हिसाब से उन चक्रों के ऊपर डिफरेंट रंग बताए जाते हैं कि जैसे श्वेत कलर है ऊपर है, आप लाल रंग है, हाँ पीला जो है विशुद्धि केंद्र का है, तो ये हरा है, तो फिर नीला नीचे जो है मणिपुर चक्र है। तो इस तरह के रंगों के हिसाब से भी ध्यान कराया जाता है, उसका भी इफेक्ट होता है। मन और शरीर की स्वस्थता इससे स्वतः ही प्राप्त होती है। लेश्या ध्यान यानी कि रंग ध्यान इसी प्रक्रिया का समाज है। इस ध्यान द्वारा चक्रों अर्थात विशिष्ट चैतन्य केंद्रों पर शुभ रंगों का ध्यान कर व्यक्ति की भावधारा को परिवर्तित किया जा सकता है। हम इसके उसके चैतन्य केंद्रों पर शुभ रंगों का ध्यान करके व्यक्ति की भावधारा को परिवर्तित किया जा सकता है, उसके भावों को बदला जा सकता है। भाव और रंग दोनों मिलकर व्यक्ति के व्यक्तित्व की व्याख्या करने में सक्षम है। भाव और रंग, तो ये उसकी भावधारा को भी परिवर्तित किया जा सकता है। तो रंगों का कितना अटैचमेंट है, क्योंकि ये हम बता रहे हैं कि लेशिया का सब्जेक्ट है कि क्यों पढ़ाया जाता है, क्यों समझाया जाता है। कि लेशिया को अगर सिर्फ लेशिया ही समझ के जा रहे हो तो फिर उसका महत्व नहीं होता। भी लेशिया हम जानते हैं तो क्या कर लेंगे हम इसको। पर इससे पता है कि कैसे रंगों से प्रभावित हमें करता है। अब देखिए कि इंद्रधनुष बनता है, इंद्रधनुष में वो जो रंगों का पैटर्न, कोई बनाने वाला नहीं इंद्रधनुष, वो पैटर्न बनता है ना उन रंगों से। हाँ, यूपी ग्योर कहते हैं कि वो वहां से वायलेट से शुरू होकर इंडिगो ब्लू, वो सारा ग्रीन, येलो, ऑरेंज और रेड, ये 7 रंग जो है सब इंद्रधनुष के, वो सातों रंग है। अनादि से यही 7 रंग, 7 रंग। तो उसकी उनका रंगों का अलग अलग प्रभाव है ना। इसका ऑर्डर भी उल्टा नहीं है कि कहीं ऑरेंज ऊपर हो गया नीचे हो गया, ऐसा कुछ नहीं है। वो अपनी अपनी स्थिति पर रंग है सारे। वो रंग कहाँ से आए, वो बाहर से आकाश इन्हीं से आए ना रंग, तो इसी से रंग आए ना। सिर्फ उस समय मतलब वातावरण के अंदर पानी की बूंदे होना चाहिए, सूर्य सामने होना चाहिए, सूर्य के अपोजिट वो इंद्रधनुष बनता है उसकी वजह में, और रंगों का पैटर्न वही रहता है। ये सारा क्या है, ये जो है ना,
या मतलब साइंटिफिक सर्कमस्टांशियली एविडेंस है, ये इसी तरह ही होता है। कभी भी इंद्रधनुष बनेगा तो उन्हीं रंगों से बनेगा और वैसा ही बनेगा। हाँ। अब नेक्स्ट टॉपिक आ रहा है आभा मंडल और लेशिया। लोक के चेतन और अवचेतन सर्व पदार्थ अपने आकार में रश्मियों व रश्मियों का विकर्ण करते रहते हैं। ये रश्मियां प्राण ऊर्जा और विद्युत चुंबकीय ऊर्जा के रूप में होती हैं। उनकी तरंगों में से ही आभा मंडल निर्मित होता है। में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ये कहते हैं, विद्युत चुंबकीय ऊर्जा जो है, इलेक्ट्रो में चुंबकीय मतलब मैग्नेटिक, ये वेव जो जीव चेतन और अचेतन पुद्गल का संयोगिक रूप है। ये जीव जो है, अब ये जीव जो है, ये जो हमें दिखाई दे रहा है जीव है, ये क्या चेतन और अचेतन पुद्गलों का संयोगिक रूप है। आत्मा का लक्षण है चैतन्य और पुद्गल का लक्षण है वर्ण गंध रस स्पर्श। दोनों की संयुक्त क्रिया प्रणाली के आधार पर कहा जा सकता है कि हमारे शरीर में दो प्रकार की ऊर्जाओं का संयुक्त विकिरण होता है। चैतन्य द्वारा प्राण ऊर्जा का विकिरण होता है और पौद्गलिक शरीर द्वारा चुंबकीय ऊर्जा का विकिरण होता है। दोनों का फर्क अब देखिए। जो चैतन्य है, मेरी चेतना है, यानी कि आत्मा के आत्म प्रदेश द्वारा वो जो प्राण ऊर्जा का विकीर्ण करते हैं। हम जो साधना कराते हैं तो ध्यान साधना में तो कहते हैं कि इसके प्रारंभ में जो कहते हैं कि ऊर्जा जागृत हो, आत्म प्रदेशों की ऊर्जा जागृत हो, वो चैतन्य द्वारा प्राण ऊर्जा का विकीर्ण मतलब ऊर्जा बाहर निकले, वहां से निकले, उसकी किरणें निकले ऊर्जा। और पौद्गलिक शरीर द्वारा चुंबकीय ऊर्जा का विकीर्ण होता है। इसका ये पौद्गलिक है, इसकी इसकी अपनी फील्ड है पौद्गलिक। तो फील्ड तो सभी की है। अगर हम कहते हैं ना आभा मंडल मनुष्य का इतना बड़ा है, तो ये नहीं है जो पौद्गलिक चीज पड़ी है ना उसका भी प्रभाव है, वो पुद्गल वाली चीज का भी प्रभाव है, उसका किस रंग का है, कैसा है, उसका भी प्रभाव है। हाँ, सारा उसका मतलब हमने जो पुद्गल भी घर में रखे हैं। अब आप घर की चीजें जितना जितना कहते हैं ना, घर का रूम में जितनी सफेदी साफ सुथरा हो, सफेद उतना है, जितना भड़कीले रंग हो, लाल नीले दीवारों पे पेंट किया हो, वो चाहिए। घर की जो गृहस्थ के रहने का घर है उसकी दीवारों पे चित्रण ज्यादा ना हो, जबकि मंदिरों में चित्रण किया जाता है, पर घर की दीवारों को कहा है कि चित्र दीवारों पे मत बनाए, जितनी स्पष्ट रहे ठीक है। एक एक फोटो वगैरह लगाते हो अलग बात है, अदरवाइज उसका भी इफेक्ट है, उसका भी इफेक्ट है। मतलब इन चीजों का इतना इफेक्ट है, प्रभाव है बाहर की वस्तुओं का, कि एक के ड्राइंग रूम के अंदर उसके एक पेड़ था जो उसमें पेड़ को ना बिल्कुल दिखाया था पत्तों से विहीन। बहुत अच्छी ड्राइंग पेंटिंग, बहुत अच्छी पेंटिंग, उसमें पत्ते फल कुछ नहीं है, मतलब उसकी पास ऐसे, और इतना ब्यूटीफुल लगा था, और पूरी पहाड़ी के रेंज और सूखा हुआ उसमें पेंटिंग लग गई। 5-10 साल में फिर उसके बाद में उनके बेटे की शादी हुई। बेटे की शादी होने के बाद उन्हें देखा कि बहुत सालों तक उनके संतान नहीं हुई। देखिए चीजों का कैसे प्रभाव होता है, कर्म अलग चल रहे हैं, स्थितियां अलग चल रही हैं। तो ऐसे ही ऐसे करते कोई व्यक्ति उनके पास, उनके घर में कोई ऐसा आ गया ज्ञानी, उसने देखा, उन्होंने पूछा, पूछते थे भी क्या बात होगी इनकी। तो उन्होंने जैसे ही उसने वो पेंटिंग देखी, बोला ये पेंटिंग उतारो। जो पेंटिंग उनके बेडरूम में लगी थी, ये उतार दो पेंटिंग, पेंटिंग उतार दी। और साल भर में उनका उनके यहाँ मतलब देखिए कितना प्रभाव पड़ा। एक पेंटिंग जो इतनी इफेक्टिव होगी। अब अब क्या पेंटिंग ने क्या कुछ किया, नहीं, कर्म सिद्धांत। अब उसके कारण उनका सही समय आना था तो वो व्यक्ति आ गया, उसने वो उतरवा दी निमित्त। इसलिए हमें इन चीजों में अटकना भी नहीं है, पर उनका वहां का होने को समझना है बस, कि ये खेल कैसे होते हैं, ये सारे जो है कैसे हमारी परिस्थितियां बदलती हैं, कैसे हमें सहयोग मिलते हैं, संयोग कैसे मिलते हैं, वियोग कैसे होते हैं, ये सारा। प्राण धारा का आधार है व्यक्ति की भावधारा। भावधारा यानी चैतसिक लेशिया, चेतना, चैतसिक लेशिया, यानी चैतसिक लेशिया मतलब भाव, अर्थात भावलेशिया, भावलेशिया। आभा मंडल पौद्गलिक लेशिया अर्थात द्रव्यलेशिया है। जो आभा मंडल बन रहा है वो द्रव्यलेशिया के कारण बन रहा है, और अंदर उसकी स्थिति जो है वो भावलेशिया। उस भावलेशिया के ही का संवाहक है वो जो द्रव्यलेशिया, द्रव्यलेशिया। दोनों का परस्पर गहरा संबंध है, यद्यपि जैन आगमों में आभा मंडल की पृथक व्याख्या नहीं है, परंतु तेजस शरीर, विद्युत शरीर, तेजोलेशिया, तेजोलब्धि, तेजस समुद्गार से संबंधित
विवेचन में आभा मंडल का सूक्ष्म चर्चा है। जिस समय तेजोलेशिया या हम जो तेजस शरीर की बात करते हैं, तो एक्चुअली ये ऊर्जा शरीर भी कहते हैं इसको, ये विद्युत शरीर भी कहते हैं इसको। तो ये जो सारा इफेक्ट रंगों का आ रहा है नॉर्मली जो है, उसका मतलब है कि इसके तेजस शरीर के कारण तेजस शरीर का effect। तो ये हाँ हाँ हाँ। तो आभा मंडल अचेतन जड़ और चेतन जीव दोनों के होता है। अब ये जो हम बात कर रहे थे कि आभा मंडल अचेतन जड़ और चेतन, मतलब उसका भी अपना एक आभा मंडल है, उसका वो अपने हिसाब का है। हमारा तो आभा मंडल प्रतिक्षण बदल रहा है, उसका जो है वो वैसा का वैसा रहेगा, पर उसका भी कुछ है उसके। सॉल्ट स्टोन का वो ग्लोब बना के रखा है। हाँ हाँ बताइए, नेगेटिव को खत्म करता हाँ, नेगेटिव खत्म करता है। है। उसको रोज कहते हैं, रोज वाटर, वो पानी में निकलता है और पत्थर होता है, समुद्र में से निकलता है। उसमें हाँ, लाइट उसकी लैंप बनाया जाता है, उसकी रोशनी जो उसमें से निकलती है वो नेगेटिविटी को करती है, ठीक है। तो आभा मंडल अचेतन जड़ और चेतन जीव दोनों में होता है, मतलब ये हम समझे। अब क्या होता है कि जो सामान हम इकट्ठा करते हैं घर में, अब सारा समझ लीजिए, सारा सामान जो इकट्ठा करते हैं कहाँ से, कि जिसने ज्वेलरी पहनी, उसमें स्टोन लगे हुए, डायमंड है, कपड़ा कैसा पहना है, सामान कैसा है, फर्नीचर कैसा है, घर के पर्दे कैसे, वो क्या जीवों के शरीर है, किस किस जीव के वो शरीर हैं, वो जीव कैसा था, उसका इम्पैक्ट है। कई लकड़ी भी देती थी, सिलेक्ट करते थे घर के दरवाजे खिड़कियां उस पेड़ की लकड़ी के होने चाहिए। कई बार लकड़ी जो है ना, वो दरवाजे आवाज करते थे, वो कहते थे ये कुछ ऐसी लकड़ी बना दी है। उसका प्रभाव मतलब भौगोलिक प्रभाव भी कितना, भौगोलिक चीजों का प्रभाव, कि कौन सा जीव की कौन सी लकड़ी। जिस जिस जीव का हमेशा भाव दूसरे के मारने का रहता है, अंदर रहता है, मनुष्य भाव में, किसी और भाव में, कि दूसरे को नुकसान पहुंचाऊं, दूसरे को मारूं, उसको खत्म करूं, अब उसको वनस्पति बनना पड़ा। वो वनस्पति, वो पेड़ बना है वनस्पति, जिसकी लकड़ी से, जिसकी उस भैंस से धनुष और तीर बनते, क्योंकि भाव उसके भी हिट करने के, दूसरे को नुकसान पहुंचाने वाले। अब एक है उसके, वो ऐसे पौधे में जाता है जो सुगंध फैला, सुगंधित है, और उसी पौधे में वो कांटे भी होते हैं, कांटे भी होती है। मतलब जो जो हमारी अपनी भावधारा अंदर की है, अगली गतियों के अंदर कहाँ कहाँ कैसे डिसाइड होना है, हमारी भावधारा से ही होगा, हमारी संज्ञाओं से ही होगा। अगर किसी को संगीत बड़ा प्रिय है, संगीत बड़ा प्रिय है, तो सुनने के लिए बहुत आनंदित होता है, जब झूमने लग जाए। अब मान लिया उसको किसी कारणवश त्रियंच बनना पड़ा, तो त्रियंच में भी हाँ, तो वो हिरण ही बनेगा। हिरण संगीत का बड़ा, हाँ हाँ, ये उसमें होगा। अब किसी जीव का ऐसा काम भावना बहुत है उसमें, वो हाथी बने, हाथी बने। किसी का बहुत कंजूस है, जोड़ जोड़ के रखने का बात है, वो मधुमक्खी, हाँ मधुमक्खी बने। सांप तो उसके ऊपर बैठता है, मतलब वो उठा उठा के सामान ला के अपने घर इकट्ठा करना, शायद बना। अब वो उस प्रयास में लगे रहते, वो मेहनत में कर, संग्रह करना, वस्तुओं का संग्रह करना। ये इसका मतलब हमारी पर्सनैलिटी ट्रेड, हमारी भावधारा, कोई और करने वाला नहीं है। कर्म एक तरफ चल रहे हैं, भावधारा अलग चल रही है, दोनों के कॉम्बिनेशन से अब इसका क्या अप्रोप्रिएट, क्या किस गति में जाए, कैसे जाए, वो हो जाए। जो जीव कहता है कि तुम मेरे इस एरिया में तुम घुसना नहीं, यहाँ आना नहीं, तो वो क्या होता है, ये जो टेरिटोरियल लिमिट होती है कुत्ते में बहुत होती है। तो वो कुत्ता बनता है ना, तो उस गली में घुसने नहीं देता, उस गली के बाहर कोई घूमता रहे कुछ नहीं है, जैसे उस गली में पैर रखा वो भौंकने लगे। और जब तक आप गली नहीं छोड़ोगे तो आप पीछे पड़ा, वो अपने क्षेत्र को मान के चलता है कि ये मेरा साम्राज्य। और उसने अपने जीवन में भी ऐसा होगा कि ये मेरा, तो इस पे पाँव भी नहीं रखना, इस पे हाथ नहीं लगाना, ये करना, तो उसके। अब ये इसका मतलब डिसीजन कोई और थोड़ी देता है, ये हम ही बना रहे हैं, अपनी भावधाराओं से ही कर रहे हैं सारा कुछ। जड़ पदार्थ का आभा मंडल बदलता नहीं है, जबकि जीव का आभा मंडल प्रतिक्षण बदलता रहता है, क्योंकि जीव में इस परिवर्तन का मूल कारण निश्चय भाव संस्थान विद्यमान है। उसके कर्मों के अनुसार ये कर्म कर्म उदय में आ गया, ऐसा भावधारा हो गया, ऐसा रिएक्शन हो गया, उसको देखकर जो हमारी प्रतिक्रिया चल रही है, उसके कारण सारी भावधारा बदलती जा रही है साथ साथ। कई बार हम बड़ी प्लीजिंग, ऐसा लगता है बहुत अच्छा काम करा है इसने, जो आपने सोचा तो उससे ही बढ़िया करा, बड़े आनंदित हो रहे हैं, तो भावधारा और उसको देखकर आप देखते हुए आगे क्या कर दिया इसने ऐसा। तो क्या हम कितना उतार चढ़ाव हमारी जिंदगी में प्रति समय रहता है भावधाराओं के अंदर, जो बाहर दृष्टि जब हमारी बाहर ही रहती है, बाहर ही देखते हैं। अगर हम ये सोचें कि बाहर में तो परिवर्तन अच्छा बुरा कर्मों के अनुसार हो रहा है,
क्योंकि अगर मेरे कर्मों में हो रहा है तो कोई ना कोई जो निमित्त है वो वैसा आ रहा है, वो दोष नहीं। तो बाहर जितने परिवर्तन हो रहे हैं ये कैसे हो रहे हैं? ये कर्मों के कारण। कर्मों के। अब जिस माइंस के अंदर सोना निकला, जिसका वो स्टोन निकला, वो कैसे आएगा? वो आपके लिए इफेक्टिव है कि नहीं इफेक्टिव है? जितनी वस्तुएं घर में इकट्ठी कर रखी है, कौन सी चीज कहाँ से लाए, किधर रखे, वो सारी इफेक्टिव, सारी सबकी प्रॉब्लम है अपनी, सब चीजों की प्रॉब्लम मैं उसको समझ सकता हूँ। जितना कम से कम हो। हाँ। मुझे ध्यान है कि एक बार हम इजिप्ट में मैं गया था, तो उस पर करेंसी पे आते हुए वापस में मैं ऑनेक्स का ना, वो जो वहाँ मम्मीज बनी हुई है ना पिरामिड के साथ के अंदर, आगे मुंह शेर का है, पीछे पूरा बॉडीज है। हाँ, तो उसका एक ना बहुत अच्छा वहाँ का ये है, प्लेस प्लेस है, तो उसका उसका मोनू है। हाँ, वो वहां से मैं ले आया, मैंने लाकर घर में रख दिया। बड़ा सुंदर था, येलो ऑनेक्स का था। अच्छा, तो वहां से लाके रख दिया। कुछ दिनों बाद कुछ ऐसे हुआ, तो हमारे मित्र थे यहाँ पर लुधियाना में, तो लुधियाना में उनके साथ बात करते करते ना, तो वो एक्चुअल ना, जब भी मैं जाता था तो वो एक्सपर्ट थे इसमें, तो अपने कंप्यूटर में कुंडली निकाल के ऐसे ऐसे करने लग जाते थे, मेरे नाम का उन्होंने रखा था। कई बार मैं जाता था तो नाम उनका प्रोफेसर सैगल, तो वो एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में करते थे, ये उनकी हॉबी थी इसकी। अब तो खैर वो प्रोफेशनल हो गए इस काम में। तो मुझे ऐसा करते करते मुझे कहते, इस बार बाहर से क्या ले आए हो? कुछ नहीं ऐसा, कुछ तो लाए हो। मुझे महसूस हो रहा है कि आप यहाँ कुछ ऐसी चीज ले आए हो, जो भी लाए हो मेरे ध्यान में ही नहीं आ रही थी। उस बात को तो 2-3 महीने हो गए थे। उसको घर से बाहर निकाल, उसको घर में नहीं रखा। मैं सोचता रहा, एकदम मुझे विचार कौंधा। मैंने कहा वो ऑनेस्टली और तो कुछ लाया ही नहीं, वो लेके आया। कहता नहीं, वो आपको सूट नहीं करती, किसी और को देना हो तो दे दो, लेकिन वो ठीक नहीं, आपको सूट नहीं कर रही। हाँ, वो मैं उससे बड़ा हैरान हुआ। मतलब ये चीजें जो बता रहा हूँ ना मैं, ये सारी प्रैक्टिकल हुई हुई हैं जो जिंदगी में। तो कैसे उन्होंने जजमेंट किया, वो लुधियाना मैं दिल्ली, और उसने कैसे जजमेंट कर ली इस व्यक्ति की। वो वहां नजर आ, उसको पता नहीं कैसे पता चला। तो ये इस चीजों से समझ में आता है कि ये जो मैं बात कर रहा हूँ ना, कि जड़ पदार्थ का आभा मंडल बदलता नहीं, जबकि जीव का आभा मंडल प्रतिक्षण बदलता रहता है। जीव के, तो इसमें लेशिया मात्र जीव नहीं होती है, इसलिए कहा जा सकता है कि प्राणी के आभा मंडल का नियामक तत्व लेशिया है। क्योंकि इसका आभा मंडल जो बन रहा है वो लेशिया, कैसी लेशिया? लेशिया मतलब जो कर्म आ रहे हैं। लेशिया नहीं, नहीं नहीं, पर उसमें आभा मंडल तो उसका है ना। तो इसका मतलब है कि लेशिया मात्र जीव, ये बात लिखी है ना, लेशिया मात्र जीव में ही होती है। इसलिए कहा जा सकता है कि प्राणी के आभा मंडल का नियामक तत्व लेशिया है। उसकी तो जो रचना हुई है ना, वो उस रचना के हिसाब से ही, हाँ उसके हिसाब से आभा मंडल के द्वारा चेतना में हुए परिवर्तन अभिव्यक्त होते रहते हैं। मन व शरीर की भूमिका पर घटित होने वाली सूक्ष्म घटनाओं का ज्ञान आभा मंडल के माध्यम से संभव है। ये जो परिग्रह है ना भाई, मोस्ट एसेंशियल जो चीज है जिसके बिना आपका गुजारा नहीं हो, वो रखकर कुछ भी पदार्थ जो है जड़ अपने पास ना रख। जितने वो पदार्थ हैं, आपको नहीं पता कौन से कौन नेगेटिव वाला कैसा है, पर जितने आपको यूज में आ रहे हैं, तो ये आपकी एक परिग्रह को सीमित कर, ये बातें मुझे कुछ अननेसेसरी नहीं रखना। घर में जो यूज में नहीं आ रही ना चीजें, वो रखना क्यों क्यों कहा जाता है कि रुकी हुई घड़ियां जो है, वो रुकी हुई घड़ियां घर में नहीं रखो, उससे क्या प्रॉब्लम होती है? टूटे हुए शीशे नहीं रखो, कबाड़ भी खिड़कियों के शीशे नहीं होने चाहिए, कबाड़ नहीं रखो। ये जो है, उसकी नेगेटिविटी है, उसकी नेगेटिविटी है। ये सारा क्या है कि इसी हिसाब से देखो कि नेगेटिविटी के कारण तो क्या इंप्रेसिव होता है, तो उससे अपने को बचना है, उस नेगेटिविटी से। तो फिर अननेसेसरीली क्यों इकट्ठा ही ना करें? जितना ज्यादा से ज्यादा सामान इकट्ठा करते हैं, उससे उतनी प्रॉब्लम होने के चांस पूरे हैं। तो ये सीधा अपनी संग्रह वृत्ति के ऊपर जो है ना, उस पर रोक लगाते हैं। ये फजूल में संग्रह करने की जरूरत है। और हम बड़ी दूर की सोच लेते हैं, ये वहां काम आ जाएगा, नहीं तो वहां काम आ जाएगा, टाइम जाते और उसको हैं इकट्ठा रखे। इतने अब मिलते घरों में तो देखा है, बहनें जो होती हैं वो मिठाई के डब्बे वो भी नहीं फेंकने देती, वो लिफाफे नहीं फेंकने देगी, रस्सी नहीं फेंकने देगी, पता नहीं कब काम आ जाए, कब पैक करके देना पड़ेगा। जरूरत कोई काम नहीं है, जरूरत कितनी जल्दी आएगी।
तो यदि व्यक्ति उपद्रवी, चोर, झूठा, मायावी व हिंसक है तो उसके आभा मंडल में उभरने वाले रंग धब्बेदार और भद्दे हो। यदि व्यक्ति उपद्रवी है, चोर है, झूठा है, मायावी है, हिंसक है तो उसके आभा मंडल में, उसका आभा मंडल यूनिफॉर्म नहीं होगा, उसमें धब्बे होंगे, रंगों के भद्दे होंगे, लगेंगे, ऐसे लगेंगे जहां वो उसके होंगे। आत्मा चेतना का अपना कोई रंग नहीं है। मतलब आत्मा का तो क्या है, उसमें तो वर्ण गंध रस स्पर्श है नहीं है। लेकिन जीव द्वारा जैसे पुद्गल ग्रहण किए जाते हैं, आत्मा के भाव भी उसी प्रकार के हो जाते हैं। ये लेशा वाला पॉइंट आया ना, कि आत्मा के भाव उसी प्रकार के हो जाते हैं। पुद्गल में वर्ण गंध रस और स्पर्श के होने से ग्रहण किए गए सभी पुद्गल वर्ण में होते ही हैं। मतलब पुद्गल में वर्ण गंध रस स्पर्श ये भी नहीं होता इसमें गंध है, ये सारे ही होंगे, चारों के चारों होंगे। हर किसी में कोई ज्यादा, किसी में कोई कम, वो अलग हो सकता है, लेकिन कोई पुद्गल ऐसा नहीं कि खाली वर्ण गंध इसमें, इसमें रस स्पर्श नहीं। वर्ण गंध रस स्पर्श सारे के सारे ही होंगे। सभी पुद्गल वर्ण में होते हैं। द्रव्य लेशा द्वारा गृहीत ये पुद्गल भीतर जाकर भावों को बनाते। हम कहते हैं परमाणु जो है उसके दो भाग नहीं हो सकते, वो द्रव्यते भाव नहीं हो सकते, पर भावते भाव हो रहे हैं। तो वर्ण गंध रस स्पर्श ये चार उसके भावता, ये उसकी पर्याय, वो डिफरेंट है। लेकिन वो परमाणु जो है, एक परमाणु के अंदर वो आ जाएंगे, दो तो आ ही जाएंगे। तो ये समझो कि उसका भी डिवीजन जो है भाव से डिवीजन हो रहा है। जो चीज की द्रव्य से आप उसका भाग नहीं कर सकते, भाव से वो अलग हो सकता है। जैसी भावधारा होगी वैसे ही पुद्गल आकृष्ट होंगे, जैसे पुद्गल ग्रहण किए जाएंगे वैसी भावधारा होगी। देखो ना, वाइस वर्षा होगी ना बात। जैसा मेरा अंतःकरण है, मेरे अंतःकरण के द्वारा मैं उसी तरह के भाव करूंगा, मेरे यानी कषाय और मेरे योग होंगे। बाहर से कार्बन वर्गणा वैसे आएगी, उसी तरह की आएगी। और उसके आने के बाद वो जो आ रही है उसके हिसाब से अब मेरा परिवर्तन वैसा। ये निमित्त नैमित्तिक संबंध से हो रहा है, ना तो वो मेरे से जुड़े हैं कर्म, मैं अलग हूं वो अलग है। बट वो वहां आते हैं, मैं प्रभावित अंतर यहाँ होता हूँ, अंतःकरण मेरा प्रभावित होता है। अंतःकरण तो ऐसा है, तो बाह्यकरण के अंदर वो चीजें आ रही बाहर से आ रही। तो सारा ये खेल क्या कि अंतःकरण एक है। अंतःकरण क्या है मेरा? चित्त, मन, बुद्धि, अहंकार। ये मेरा अंतःकरण के चार विभाग है। चित्त भी है, मन भी है, बुद्धि भी है, अहंकार भी। और बाह्यकरण के अंदर क्या है? वो भी चार है। हाथ है, पैर है, चक्षु है और अचक्षु है। पांचों इंद्रियां ला रही है समान, इसको इकट्ठा कर दिया, एक चक्षु कर दी जो ज्यादा प्रोमिनेंट है। और चार से और भी आ रहा है, सुगंध दुर्गंध जो भी आ रही है, रस जो आ रहे हैं, वो सारे क्या है? चक्षु इंद्रिय, चक्षु इंद्रिय, हाथ और पैर। सारा काम भाई, ये भाई का भाईकरण संभाल रहा है। और अंतःकरण के अंदर कौन बैठा है? चित्त, मन, बुद्धि, अहंकार। क्या? बस इसमें अगर मेरा चित्त सही है, मन सीधा स्टेबल है, बुद्धि भी निर्णय सही लेती है, तो ये सारा अहंकार नहीं। अहंकार क्या होता है? कर्ता भाव से आता। कर्ता भाव धीरे धीरे पुष्ट होते होते अहंकार में पलट जाता है। सिर्फ अपने में होता है मैंने किया, और उसको वह अहंकार नहीं समझता, उसको अहंकार नहीं समझता, वो करते करते अहंकार बन जाता है। मतलब अहंकार कैसे होता है? अहंकार ही होता है मैंने ऐसा किया, मैंने ये परिवर्तन किया, पहले ऐसा नहीं होता था अब ऐसा होता है, मेरे द्वारा ऐसा किया गया, ये हमने ये परिवर्तन किया, ये करा। ये बताना जो है कर्ता भाव, कर्ता भाव। लेकिन ये कहते कहते जो लोग सुन रहे होंगे ना, वो ये कहेंगे कि ये अहंकारी है। वो सारा निष्कर्ष सबको जोड़ के लगाएंगे कि अहंकारी है। ये जो आजकल मोदी को लेबल दिया जाता है कि ये अहंकारी है, क्योंकि जो आदमी काम करता है कहता है मैंने ये बनवाया, पहले ये नहीं था, 60 साल में ये नहीं हुआ, मैंने 10 साल में ये किया, मैंने ये किया, मैंने ये किया। वो सारा कर्ता भाव है। वो कर्ता भाव को टोटल जोड़ के जो बताओगे उसको कहोगे अहंकारी है। क्योंकि जिसको पसंद नहीं है वो कंपेरिजन, वो उसको अहंकारी कहेगा ही कहेगा। और जो उसी की साइड का है, वो समझता है कि ये इन्होंने वर्णन कर रहे हैं, जो इनकी परफॉर्मेंस है उसका वर्णन कर रहे आशा खुलता है अंदर में तो हैं। हाँ, तो वो तो व्यवहार से बोल रहा है, लेकिन दूसरा तो उसको ले रहा है ना, उसको सारे को टोटल करके उसको, उसने काम बहुत अच्छे किए हैं, लेकिन आप प्रशंसा नहीं करना चाहते, तो आप ये कह दो कि ये अहंकारी। सारे पे मोहर लगा दी ना आपने, नेगेटिविटी। अब क्या कहेंगे? इसने अच्छा काम किया, ये इसने ये काम अच्छा करा है। हालांकि वो रिजल्ट अच्छे आ रहे हैं, रिजल्ट अगर अच्छे आ रहे हैं तब भी उसको वो कह रहे हैं कि ये इसका अहंकार है। एक एक ही पॉइंट में सारा धो देते हैं। वो अपने अपने भावना ये एक शब्द से है कि समझना कैसे हमारा अहंकार बनता है। कहाँ से बनता है? कर्ता भाव से बनता है।
नहीं तो चलिए ठीक है, हो गया काम। पूरा नहीं हुआ था। हाँ, थोड़ा सा रह गया। वो फिर देखेंगे। आज समय वैसे भी कम है ना। मथे वन्न गुरुदेव, क्या? सुख साता गुरुदेव। हम्म, मथे वरना गुरुदेव। हम्म। ये मथे है में काशना सूचना। करवा दीजिए। हम मथे में काशना करवा हाँ जी, धारणा प्रमाण प्रमाण। बोस रे बोस। गुरुदेव कल से क्लास दीजिए। होगी क्या? महाराज जी, कल से नहीं होगी ना हाँ, ये क्लास। सूचना इसलिए दे दी। कल से क्लास ही देखोगे, सूचना बता देते हैं ना लोग ठीक तो है। सारी। चलो। छोटी सी बाइट नजर आ रही है चलिए। कल से क्लास नहीं होगी, ये जाकर क्लास शुरू होगी 2 जुलाई से। हम्म। मट्ठे गंडम में। हाँ जी। हमने लेशिया का जितना भी था ना, उसको अपने ढंग से जितना भी है उसको विस्तार से आपको बता दिया कि यह है कि लेशिया क्या है। इसका मतलब है कि अपने आप को हमने संभालना है, प्रतिक्रिया नहीं करनी है, भावधारा सही रखनी है, भावों को संभाल के नियंत्रण करके रखना है, भावों को इधर उधर भटकने नहीं देना। और हम भावों से कुछ नहीं कर रहे, फजूल में अकाउंटिंग करते जा रहे हैं। और हमारी जो डेबिट क्रेडिट की ना, मतलब ये अच्छा है बुरा है, ये अच्छा है ये बुरा है, हम वैसे ही इवेल्युएटर बने जा रहे हैं और बिना प्रॉफिट और नुकसान का, घाटे का सौदा है। डोंट इवेल्युएट एनीबॉडी। आप कौन होते हो इवेल्युएशन करने वाले? अपनी इवेल्युएशन करिए। ओ, सिद्धामंगलम साहो मंगलम देवली कनक धम्मो यतारी लोकत्मारी भंता लोकत्मा सिद्धा लोकत्मा साहु लोकत्मा देवली कनक धम्मो लोकत्मा यतारी शरणं प्रवक्ष्यामि धम्म भंते शरणं प्रवक्ष्यामि सिद्धे शरणं प्रवक्ष्यामि साहु शरणं प्रवक्ष्यामि देवली कनक धम्मं शरणं प्रवक्ष्यामि हरिहंसा जी का शरणं सिद्धा जी का शरणं आत्मा का शरणं देवली विद्या धर्म का शरणं चार शरण सुख शरण मंगल कन्या सदा ही मंगल। मथे वरना गुरुदेव। हाँ,